Okay, dear students, this is Mustafa Mirchawala from Mirchawala's Hub of Accountancy, and today we are going to do SBR Pre-Mock March 26 attempt question number 3. अच्छा, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए ये रीसेंट रिजल्ट्स मैं शेयर कर रहा हूँ. इट्स अ बिग लिस्ट, आप चेक कर सकते हैं. इसमें वी हैव 80s 70s, ये आपके सामने है. देन वी हैव लिस्ट 2, वी हैव लिस्ट 3, वी हैव लिस्ट 4. सो अभी भी ये पूरे रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हुए हैं, लेकिन इट्स अ ह्यूज लिस्ट. ओके, तो ये सब बच्चे भी कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है आप में? इन सब ने भी वही लेक्चर्स लिए हैं, रिवीजन डेज अटेंड किए हैं, क्यूरी सपोर्ट था इसमें. इसमें आपका देर इज़ मॉक एग्ज़ाम, इन्होंने मार्किंग फैसिलिटी अवेल की, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम असाइनमेंट्स भेजते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे. फिर मॉक एग्ज़ाम को मार्किंग फैसिलिटी अवेल की. और मैं हमेशा बोलता हूँ मॉक एग्ज़ाम एक नहीं करो, 2-3 करो, 2-3 करो. एक तो हम लोग खुद भेजते हैं, एक ACCA का प्री मॉक होता है, जैसे ही प्री मॉक है, इसी तरह आप और एक आध पास पेपर पूरा कर सकते हो एग्ज़ाम सिचुएशन में. जितने मॉक करोगे उतना बेनिफिट है. मॉक करते वक्त बज़ाहिर आपको बड़ा डर लग रहा होता है, यार नहीं हो रहा, ये हो रहा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होती है. कितने बच्चे बेचारे मॉक पहली बार जाके वहाँ एग्ज़ाम में कर रहे होते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है. यानी फ़र्स्ट टाइम वो पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इतना बड़ा पेपर जिसकी इतनी अच्छी खासी एग्ज़ाम फ़ीस भी है, तो थोड़ा सा इसको सीरियस लो. फिर ये पेपर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आ रहा होता है. आपको पता है कि ये बच्चे फीडबैक देते हैं. कितने बच्चे बोलते हैं कि आपके लेक्चर्स डिटेल्ड हैं, बोला एग्ज़ाम में तो शायद इतना नहीं आता, लेकिन बोला जब हम इंटरव्यू टेबल पे जाते हैं तो आपकी बातें क्लिक होती हैं, याद आ रही होती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन का नाम है एडिसन कंपनी की तरफ मूव कर रहे हैं. राइट. ओके, बी अटेंटिव. इसके अंदर हम IFRS 2 और IAS 12 ये सब आएगा, और इसकी इंट्रैक्शन भी आएगी जो आपको कराई गई थी क्लास में. नेम ऑफ द क्वेश्चन is Edison. The name of the question is Edison. Edison Company is the parent company. Edison Company is the parent company. Okay. So Edison Company is the parent company of a group. Financial statements are prepared in accordance with IFRS accounting standard. The group has a financial year end. Yes, this is very important. 31st December X7. Keep the accounting period in your mind. Right. The following exhibits available on the left hand side of the screen प्रोवाइड फॉर. ओके, शेयर ऑप्शन स्कीम, ये पहला चीज़ हम डिस्कस करेंगे. शेयर ऑप्शन वाला काम पहले करेंगे, देन फिर लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे बात होगी. ठीक है. अब देखें, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका ए पार्ट. ओके, शेयर ऑप्शन स्कीम, दिस इज प्योर IFRS 2. ठीक है, और बहुत सिंपल लेवल का IFRS 2 है, बहुत एडवांस लेवल नहीं है. ऑन 1st January X6, जहन में डालो ये ग्रैंड डेट है, ग्रैंड डेट याद करो. एडिसन implemented a share option scheme for its managers. Each of the 200 managers was granted 10,000 share options that vest on 31st December X8. Okay, use your brain. 1st January X6 को आपने टारगेट दिया और 3 साल का टाइम दिया. 1st January X6 से लेके December X6 1 साल, फिर December X7 2 साल और December X8 3 साल. तो वेस्टिंग पीरियड है 3 साल, वेस्टिंग पीरियड 3 साल. तो जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो डिवाइड बाय 3 करके बनेगा. ओके, नाउ प्रोवाइडिंग दैट द मैनेजर्स विल स्टिल वर्क. सिंपल सर्विस कंडीशन, आपको उस दिन तक रहना है, सर्विस कंडीशन है आपके पास. ओके, द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर ऑप्शन इज 8.5. ये एक्सरसाइज प्राइस याद रखना. The Edison will benefit from the tax relief on the transaction when the share options are exercised based on the intrinsic value. हमें पता है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मार्केट प्राइस लेस एक्सरसाइज प्राइस. ओके, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाने के लिए सिर्फ डेफर टैक्स की हल्की सी बिगनिंग, वैसे तो अभी आएगा आगे, वो ये है कि देखें अकाउंटिंग की दुनिया में जिस दिन आपने शेयर ऑप्शन के ऑफर दी ना, और जिस दिन से ग्रांट डेट के बाद से आप ओवर द पीरियड स्प्रेड कर करके आप हर साल एंट्री बनाते हो. P&L डेबिट यानी एक्सपेंस डेबिट, और SBPR या इक्विटी क्रेडिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, सही है, एक्सपेंस की एंट्री बनाते हो. अब जरा सोचो, आप जब इस एक्सपेंस को लेके टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाओगे, आप जब इस एक्सपेंस को लेके टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाओगे ना, आप जब इस एक्सपेंस को लेके टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाओगे, तो टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भाई मैं तो ये एक्सपेंस अभी अलाउ नहीं कर रहा. आप बोलोगे क्यों? तो बोलेगा भाई तुमने अभी शेयर्स कहाँ दिए, शेयर्स तो तुम 3 साल बाद दोगे. तो आपने कहा कि तुम कब अलाउ करोगे, तो उसने बोला जब वो 3 साल बाद हकीकत में तुम एम्प्लॉइज को शेयर दोगे. 3 साल के बाद हकीकत में जब तुम एम्प्लॉइज को शेयर दोगे तब हम ये अलाउ करेंगे. सही है. तो एक तो ये बात हुई कि हमारे, जरा सुनना है, देखो इसी तरह मैंने पढ़ा है, हमारे एक्सपेंस बुक करने का टाइम आज है,
और उस एक्सपेंस को टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करने का टाइम कल है, तो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। सही है, एक चीज सही हो गई। दूसरी चीज, आंखें खोलो, हम अकाउंटिंग की दुनिया में जो एक्सपेंस बुक करते हैं, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट का जो हम एक्सपेंस बुक करते हैं, वो बेस्ड ऑन द ग्रैंड डेट करते हैं, वो बेस्ड ऑन द ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू करते हैं। सही है, लेकिन टैक्स वाला क्या अलाउ करेगा बताऊं? मैंने उससे पूछा भाई तुम क्या अलाउ करोगे, तो उसने कहा मैं अलाउ करूंगा सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब बताऊं आसान लफ्जों में, जो सच्चा प्योर फायदा हुआ है ना एम्प्लॉय को, जो प्योर एम्प्लॉय को फायदा हुआ है वही वो अलाउ करेगा। प्योर एम्प्लॉय को जो फायदा हुआ है वही वो अलाउ करेगा। ओके, राइट, दिमाग चल रहा है? यानी प्योर फायदा क्या होता है? मार्केट प्राइस लेस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो बस यहाँ डेफर टैक्स का इशू आएगा और मैं वो डेफर टैक्स एसेट बुक करवाऊंगा। अभी आपने करा हुआ है पहले, जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको पता है कि मैं IS 12 के एंड में मैं ये डिस्कस करता हूँ IFRS 2 विद डेफर टैक्स की इंटरेक्शन, पूरा ये सब चीज़ें कराई हुई है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। चलो, अब कह रहे हैं कि एडिसन विल बेनिफिट फ्रॉम द टैक्स रिलीफ ऑन द ट्रांजेक्शन व्हेन द शेयर ऑप्शंस आर एक्सरसाइज, व्हेन द शेयर ऑप्शंस आर एक्सरसाइज। ओके, अब सुने, कहाँ गया? हाँ, बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन, द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा देखो, इसने एक चीज और बोल दी है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ एंड द फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर। फेयर वैल्यू वैसे हम लोग पढ़ते थे मार्केट प्राइस, हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा हुआ है, और वैसे ही इंटरनेशनली तो होता है मार्केट प्राइस लेस एक्सरसाइज प्राइस। लेकिन इस सवाल में एग्जामिनर ने खुद बोल दिया कि तुम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू ऐसे मार्केट वैल्यू होती है माइनस एक्साइज प्राइस। ओके, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब on 1st January X6 the fair value of the share option, this is very important, fair value at the grant date, fair value at the grant date, fair value of option at the grant date 2.8, याद रखना काम की है। इसकी बेसिस पे अकाउंटिंग के एक्सपेंस की एंट्री बनेगी। ऑन 31 दिसंबर X7, ये देखो ईयर 2 आ गया बेटा, बात को आराम से सुने। 1 जनवरी X6 से लेके दिसंबर X6 पहला साल होता है, फिर दिसंबर X7 का मतलब दूसरा साल है। दिसंबर X7 मींस इट्स योर सेकेंड ईयर भाई। The fair value of one Edison share was 11.5, was 11.5। ठीक है, अब देखो ये यूज होगा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में कैसे निकलती है इंट्रिंसिक वैल्यू? वैसे तो निकलती है मार्केट प्राइस लेस एक्साइज प्राइस, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है फेयर वैल्यू उस दिन की। हाँ, अब ये ग्रैंड डेट की नहीं होती, उस दिन की होती है जिस दिन आप डेफर टैक्स का काम कर रहे होते हो। तो फेयर वैल्यू 11.5 माइनस एक्साइज प्राइस इस क्वेश्चन में थी 8.5। तो देखो इंट्रिंसिक वैल्यू जो क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा वो 3 होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैं यूज करूंगा वो 3 होगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ऑन 31 दिसंबर X7 इट वॉज एक्सपेक्टेड, वेरी गुड, दैट 90% ऑफ द शेयर ऑप्शन वुड वेस्ट। ये एक्सपेक्टेशन लेते हैं, सर्विस मार्केट सर्विस कंडीशन के एक्सपेक्टेशन हर साल के एंड पे चेंज भी होती है और हर साल के एंड की लेते हैं। तो हम जो एंट्री बनाएंगे वो 90% के हिसाब से बनाएंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X6, देखो पहला साल ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। मजे की बात ये, पहला साल क्वेश्चन में पूरा का पूरा सॉल्व हुआ है, हमें सिर्फ ईयर 2 सॉल्व करना है। तो एडिसन करेक्टली, देखो उसने सिंपल तुम्हें बोल दिया ताकि तुम कंफ्यूज ही ना हो कि भाई हमने पहले साल जो भी काम किया यार यकीन करो सही किया है, करेक्ट किया है। करेक्टली रिकग्नाइज अ शेयर ऑप्शन एक्सपेंस of 1792000 in the consolidated statement of profit or loss। it also correctly, ये देखो पहले साल का एक्सपेंस, अकाउंटिंग की दुनिया का एक्सपेंस पहले साल का ही है। इट ऑल्सो करेक्टली रिकग्नाइज अ डेफर टैक्स एसेट इन रिलेशन टू द शेयर ऑप्शन स्कीम ऑफ 104 विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सारा का सारा डेफर टैक्स पीएनएल में गया है, सारा का सारा डेफर टैक्स पीएनएल में गया है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त हिंट है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल आपका अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज़्यादा था और टैक्स बेनिफिट कम बन रहा था, तो सारा का सारा पीएनएल में जा रहा है, सारा का सारा पीएनएल में मैच हो गया। ये आपको जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने पूरी मैचिंग सिखाई थी, बहरहाल अभी बताऊँगा। द रेलेवेंट टैक्स रेट इज 25%। सही है, अब देखें यहाँ तक, पहले अब पहले तमीज़ से, तमीज़ और अदब से इसको इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इसको देख लो, यही पाठ अभी कराऊंगा, अभी आगे नहीं पढ़ रहा।
कर लिया भाई, देख लिया एक बार? हाँ जी, देख लिया। अब देखो पहली पॉइंट पढ़ो। यूजिंग एग्जिबिट वन एंड अकॉर्डिंग विद IFRS अकाउंटिंग, एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन, एक्सप्लेन भी करना है, कैलकुलेशन भी करनी है। हाउ एडिसन शुड अकाउंट फॉर द शेयर ऑप्शन स्कीम, ये तो पहला IFRS 2 आराम से हो जाएगा, अभी करा देता हूँ। एंड रिलेटेड डेफर टैक्स इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December X7। मैं बिल्कुल आपको बोलूँ, ये हमारी क्लास वाला सवाल इसने कॉपी करके दे दिया है। अगर इंसान थोड़ा सा होश घबराया हुआ ना हो, अपने हवास में हो, होश में हो, तो ये क्लास वाला क्वेश्चन इसने कॉपी करके दे दिया है, क्लास वाला क्वेश्चन इसने कॉपी करके दे दिया है। राइट, ओके। चलो, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप इसको अगर एक बार पिक्चर लेनी है तो ले लो। ये नंबर्स अगर आपके जहन में, ये नंबर 1792 वगैरह, अगर आपने एक बार पिक्चर लेनी है तो ले लो। अच्छा याद रखना, 10,000 शेयर ऑप्शन एक बंदे को देंगे और मैनेजर्स कितने, 200। अब पहले मैं रफली करा रहा हूँ, जैसे मैं देसी तरीके से कराता हूँ, फिर मैं इसका ऑफिशियल सोल्यूशन दिखा दूंगा, मसला नहीं। ठीक है, बल्कि इधर ही करा देता हूँ ना। यहाँ देखें, ईयर एंडेड 31 December X6 क्यूमुलेटिव। बेटा आपको पता है IFRS 2 के अंदर क्यूमुलेटिव चलते हैं, तो पिछले एक साल देख लो बेटा। यहाँ मैं बल्कि स्केच भी बनाता हूँ, देखो ये पहला साल है, ये सेकेंड ईयर है, ये December X6 है, ये December X7 है। पिछले एक साल का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस उसने बुक किया हुआ है, कितना बताऊँ? 1792,000। स्क्रीन पे देख लो, 1792,000। ठीक है, अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव ईयर एंडेड 31 December X7। अब आप देखो सिर्फ कितना आसान काम है यार। 200 मैनेजर्स हैं, एक एक मैनेजर को 10,000 ऑप्शन देंगे। सही है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन आ गए। और ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन आ गए, लेकिन ये तब देंगे जब सब के सब एंड तक रुकेंगे, सब के सब एंड तक रुकेंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि December X7 के एंड पे एक्सपेक्टेशन ये है कि सिर्फ 90% लोग रुकेंगे। तो 90% से मल्टीप्लाई करा, हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ऑप्शंस आ गए जो वेस्ट होंगे। और हमेशा एंट्री बनती है फेयर वैल्यू एट द ग्रैंड डेट, एंट्री बनती है फेयर वैल्यू एट द ग्रैंड डेट 2.8 थी। और बताओ, ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जिंदगी भर का एक्सपेंस आ जाएगा, जिंदगी भर का एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ और टोटल वेस्टिंग पीरियड है 3 साल, तो 3 साल में से अभी कितने गुजरे हैं बेटा? 2 साल गुजरे हैं। तो यहाँ करेंगे एंड में 2/3। याद करो, ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। चलो एक मिनट, ये मैंने शायद कैलकुलेट किया हुआ भी होगा। 3360, 3360। देखो भाई, पिछले साल ऑलरेडी इतना बुक कर लिया है, इस साल पिछले साल के एंड का क्यूमुलेटिव ये था, इस साल के एंड का क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब 2 साल। तो अब आप ईयर 2 में से ईयर 1 माइनस करोगे, ये देखो ये कंबाइंड ईयर 2 में से ये वाला ईयर 1 माइनस करोगे तो ये वाला साल आ जाएगा, ये वाला साल आ जाएगा, सोच लो। हाँ भाई, ऐसा हो जाएगा, समझ गए? तो ये आया 15। देखो, एक्सपेंस फॉर दी, अभी मैं सिर्फ रफली करा रहा हूँ ऐसे ही आपस में, सिर्फ आपको मूड बना रहा हूँ जिसको बोलते हैं। ईयर एंडेड 31 December X7, ये आया 1568। 000 नहीं लिख रहा, ठीक है, 3 0 के बगैर खेल रहे हैं। ये आपके पास एक तो एक चीज़ आ गई, जो ये तो आसान काम था, ये तो एक आपने 1568 निकाल लिया। अब आपको भाई होश में रहो, अब आपको डेफर टैक्स का काम करना है। ये मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है, नहीं, थोड़ा सा होश में रहने वाला काम। डेफर टैक्स का काम थोड़ा सा होश में रहने वाला है। सुनो, पहले मेरी तरफ प्यार से चलना। पहली कहानी तो ये है कि उसने पिछले साल का डेफर टैक्स एसेट बुक किया हुआ है। कितना किया हुआ है बताऊं? ये रहा 104, नजर आ रहा है? पिछले साल का डेफर टैक्स एसेट बुक किया हुआ है। तो जरा सोचो, जब पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग डेफर टैक्स एसेट बुक हुआ है, तो इस साल का ओपनिंग, वही क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग होगा। चलो मैं आपके सामने एक अदद छोटा सा टी अकाउंट बनाता हूँ, ये देखो। तो डी डेफर टैक्स का जो अकाउंट होगा ना,
इसका ओपनिंग बैलेंस होगा इस साल 104,000, ठीक है, ये रहा, ये डेफर्ड टैक्स एसेट का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। सही है, मैं सेकंड ईयर के लिए कर रहा हूँ और मैंने इसी तरह पढ़ाया था, मुझे याद है। अब सेकंड ईयर के एंड पे क्यूमुलेटिव डेफर्ड टैक्स एसेट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, सामने देखो बेटा, सेकंड ईयर के एंड पे खड़े हैं, देखो इधर देखो, 200 एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, इनटू एक एक एम्प्लॉय को 10,000 ऑप्शन देंगे। हाँ, वेस्टिंग के चांसेस हैं कि 90% है। सही है। अब मुझे बताओ, मैं कलर चेंज करता हूँ, बताओ ये जो डेफर टैक्स की कैलकुलेशन है भाई, हमने एक तो अकाउंटिंग का एक्सपेंस बुक किया था, मेरी तरफ देखें, अकाउंटिंग का एक्सपेंस लेके हम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए तो उसने कहा आज अलाउड नहीं है, भागो यहाँ से, आज अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कब अलाउड होगा, बोला आने वाले कल में। आने वाले कल में अलाउड होगा, आने वाले कल में अलाउड होगा। हाँ, तो मैंने कहा आने वाले कल में कितना अलाउड होगा, तो उसने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू अलाउड होगी। आने वाले कल में इंट्रिंसिक वैल्यू अलाउड होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू अलाउड होगी। ओके, तो अब देखो बेटा, जो भी जब आने वाले कल में वो अलाउ करेगा तो फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स मेरे कम होंगे ना, और जब फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे तो ये बेनिफिट है ना, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। और उस फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स के कम होने का मतलब ये एक डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है, और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस को जब भी आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो डेफर्ड टैक्स एसेट आता है, याद है। हाँ, तो अब देखो मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ देखें, फ्यूचर में वो क्या चीज़ अलाउ करेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, और मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू ये निकाल दी थी, देखो 3 रुपए की। इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे होती है मार्केट प्राइस लेस एक्साइज प्राइस, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला था फेयर वैल्यू लेस एक्साइज प्राइस करना, तो मैंने उसकी बात मान ली। तो इंटू 3 करूँ, इंटू 3 करा। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने मल्टीप्लाई करा ना, ये जिंदगी भर का बेनिफिट आ गया। तो भाई ये जिंदगी भर का आ गया, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 साल गुजरे ना, कंपैरिजन लाइक विद लाइक करना है, नहीं समझ रहे, अभी सिर्फ 2 साल गुजरे ना, तो सेकेंड ईयर के एंड पे खड़ा हूँ, तो इंटू 2/3। चलो अब बताओ, चलो अब देखते हैं कि ये कितना अमाउंट बनता है। 200 इंटू 10,000 इंटू 90%, 3600, 3600,000। ओके, अब ज़रा सुनो, सेकेंड ईयर के एंड पर इतना डिडक्टेबल टेम्प, सो और से सुनना, इतना डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस बन रहा है। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस को आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये डेफर टैक्स एसेट बन जाएगा। ये आया 900,000, सही है। ये बना DTA एट 31st, बिल्कुल ईयर एंड पे 31 दिसंबर X7। अब ज़रा सुनो, ये बनेगा आपका यहाँ क्लोजिंग, आराम से चलना भाई, ये 900,000 आपका क्लोजिंग बनेगा। अब जहन में एक सवाल आता है, सुनिएगा, अगर आपको वो क्लास याद है, देखो वो टेक्निकल क्लास थी, कि इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट PNL में चले जाएगा, नहीं। अब ये केस एक केसेस की फॉर्म में मैंने पढ़ाया था, और ये केस 3 है। अब इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट PNL में नहीं जाएगा, ज़रा रुको, सब्र करके चलो। मैं क्यूमुलेटिव चल रहा हूँ दोनों सालों का मिला के, सही है। पहले मुझे बताओ, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, दोनों सालों का मिला के, दोनों सालों का मिला के अकाउंटिंग एक्सपेंस बन रहा है 3360। दोनों सालों का मिला के अकाउंट, मैं क्यूमुलेटिव चलना है इसके लिए, अकाउंटिंग एक्सपेंस बन रहा है 3360, जबकि दोनों सालों का मिला के टैक्स अलाउबल एक्सपेंस जो सेकंड ईयर के एंड पे बन रहा है वो 36 लाख बन रहा है, यानी ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो अब कुछ डिफरेंस इक्विटी में जाएगा, कैसे जाएगा बहुत प्यार से सिखाऊंगा, पहले एक नज़र इसको देख लो, ये दोनों को एक नज़र देख लो, जो राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है, ये देख लो, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। चलो मैं समझाता हूँ, इधर देखो, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्यूमुलेटिव बात कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ यार क्यूमुलेटिव, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए, इसीलिए मैं इस तरह करा रहा हूँ, ताकि मैं उसी उसी टीचिंग स्टाइल को कांस्टेंट रखूँ, जो क्लास जिस तरह तुम्हें पहली बार समझाया था, ताकि तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाए। यहाँ देखिए, अकाउंटिंग की दुनिया में 2 सालों का क्यूमुलेटिव है 3360,000, और सामने SBPR क्रेडिट कर दो या इक्विटी क्रेडिट कर दो, या जो भी नाम है उससे कोई मसला नहीं, 3360, ठीक है। अब जरा आप देखें यहाँ, अब मसला यह है कि टैक्स वाले ने इससे भी ज्यादा अलाउ करने को तैयार है, 31 दिसंबर X7 की शाम को वो 36 लाख अलाउ करने के लिए तैयार है, सही है। तो हम डेफर टैक्स,
देखो जितना वो हमें अलाउ करने को तैयार है हम उसी हिसाब से डेफर्ड टैक्स एसेट तो बुक करेंगे 9 लाख का। तो मैं यार डीटीए इधर देखो, डीटीए तो मुझे कंबाइंड 2 सालों का मिला के 9 लाख बुक करना है। डीटीए मुझे कंबाइंड दोनों सालों का मिला के 9 लाख तो बुक करना है। लेकिन अब मसला ये है, इधर जो मैंने पीएनएल क्रेडिट करना है ना, वो लिमिटेड करना है। वो कितना करूंगा बताओ, मैं कंबाइंड एंट्री बना रहा हूँ दोनों सालों की। आप जरा इस 3360 को 25% से मल्टीप्लाई करें। बस जितना तुमने एक्सपेंस याद करो, बल्कि मैं फिर बोलता हूँ, डेफर टैक्स की तो बेसिक्स ही, डेफर टैक्स की बेसिक ही मैचिंग प्रिंसिपल है। जब भी मैंने पढ़ा है मैंने तुम्हें बोला है मैचिंग, तो जितना एक्सपेंस तुमने पीएनएल में बुक किया है ना आज तक, बस उससे रिलेटेड ही तुम टैक्स बेनिफिट मैच कर सकते हो। जितना एक्सपेंस बुक किया है उससे रिलेटेड टैक्स बेनिफिट पीएनएल में मैच कर सकते हो। और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो रिटेन अर्निंग में चले जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा। तो अब बताओ 3360 का ये बनता है 840। देखो 840,000 पीएनएल में गया और बाकी रिटेन अर्निंग में चला जाएगा या इक्विटी में, जहां डालना है डाल दो 60,000। ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनो, बहुत होश में रह के सुनो, थोड़ी सी तुम्हें जान लगानी पड़ेगी कुछ, अब मजबूरी है क्या करें। ये मैंने क्यूमुलेटिव, ये वाली एंट्री भी और ये वाली भी एंट्री मैंने दोनों सालों की कंबाइंड बना दी है, दोनों सालों की कंबाइंड एंट्री बना दी है भाई। हाँ। अब मुझे बताओ ये जो डीटीए 9 लाख का है, इसमें से ऑलरेडी इधर इस अकाउंट को देखो, ये डीटीए जो 9 लाख का है इसमें से ऑलरेडी 104 तो पिछले साल बुक कर लिया है ना, तो इस साल रिमेनिंग बुक करेंगे। अब वो रिमेनिंग में क्या होगा, रिमेनिंग में कुछ हिस्सा पीएनएल में और कुछ रिटेन अर्निंग में। बताओ रिटेन अर्निंग में अभी मैंने निकाल दिया 60,000 जाएगा, रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा, 60 जाएगा ना। तो अब जरा डिफरेंस ले लो, 900, सॉरी 900 माइनस 60 माइनस 104, ये लो 736,000 इस साल के पीएनएल में चले जाएगा। यानी अगर इस साल की कोई मुझे बोलता है ना फॉर द ईयर की एंट्री बनाओ, सिर्फ फॉर द ईयर की डेफर टैक्स की एंट्री, ये देख लो, तो ये और ये दोनों को मिलाओ 736 और 60 कितना होता है। बनानी नहीं होगी एग्जाम में, एंट्रीज नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। इन दोनों को मिलाओ 736 और 60 होता है मेरे ख्याल से 796, 796,000 डेबिट डीटीए, पीएनएल क्रेडिट कितना 736, हाँ, और रिटेन अर्निंग 60,000। ठीक है जी, ये इस साल की एंट्री है। और थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, तो 1,04,000 की एक और एंट्री पिछले साल बनी थी पीएनएल में, 1,04,000 की लास्ट ईयर एंट्री उसने बोला था पीएनएल में बनी थी। तो पीएनएल में टोटल कितना गया, एक तो 104 ये गया, एक 104 ये गया देखो पिछले साल, और इस साल 736 गया। तो अगर आप 104 और 736 को मिलाओ, अगर आप 104 और 736 को मिलाओ तो एग्जैक्टली यही 840 का नंबर आता है, एग्जैक्टली 840 का नंबर आता है। दैट इज प्योर मैचिंग प्रिंसिपल, दैट इज प्योर 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 मैचिंग प्रिंसिपल, मैच कर दिया आपने। बस यही काम करना था, अब सिर्फ इसकी मैंने डिस्कशन करनी है। ये मैंने आपको अपने देसी तरीके से, जो मेरा असली तरीका है उसी से समझा दिया। आई होप आपने अगर क्लास ली है और दिमाग सही है, यादाश्त सही है, तो आप ये चीज़ें आराम से अच्छी तरह रिकॉल कर सकते हो। ये कराया था, ये केस 3 था जिसमें अकाउंटिंग का एक्सपेंस कम होता था और टैक्स वाले ज़्यादा अलाउ कर रहे होते थे। तो आपको जितना अलाउ कर रहे हैं आप बुक, तो डेफर टैक्स एसेट तो पूरा बुक करोगे। डेफर टैक्स एसेट देखो मैंने पूरा बुक किया, ये रहा डेफर टैक्स एसेट, मैंने पूरा 9 लाख का ही बुक किया है। हाँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा ना, जो पीएनएल के अलावा होगा, वो आप रिटेन अर्निंग में डाल दोगे, क्योंकि डेफर टैक्स की जो बुनियाद है वही मैचिंग प्रिंसिपल है। ठीक है। अब आपने, मैं एक बार फिर आखिरी बार आपको दिखा दूं, देखो ये अकाउंटिंग का एक्सपेंस मैंने तुम्हारे सामने पहले निकाला ही है। ठीक है, और अकाउंटिंग के एक्सपेंस की सिंपल एंट्री बनती है पीएनएल डेबिट एसबीपीआर क्रेडिट 1568, और फिर मैंने ये बेटा डेफर टैक्स का काम कराया आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको रिमाइंड भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लो भाई, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी देखो। कह रहा है ये 12 मार्क की रिक्वायरमेंट है, पॉइंटर्स की बेसिस में बहुत अच्छा सिंप्लीफाइड आंसर मैंने बनाया, ईजी बनाया, बहुत ईजी, एक आम आदमी के लिए बिल्कुल। एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट से यही वाला, चलो आ जाओ।
ये रहा, सुनो, ये देख लो, द शेयर ऑप्शन स्कीम इज इक्विटी सेटल्ड मीनिंग एम्प्लॉय विल रिसीव, ये इसकी बेसिक्स आपने बताई है, ठीक है। देन अंडर IFRS टू शेयर बेस्ड पेमेंट एडिसन मस्ट रिकॉग्नाइज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस ओवर वेस्टिंग पीरियड। आपको पता है कि आपने P&L डेबिट और SBPR क्रेडिट की एंट्री बनानी है, फिर आपने ये बता दिया कि भाई कि फेयर वैल्यू एट दी ग्रैंड डेट पे काम होता है। इन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट वी ऑलवेज, मेरा डायलॉग याद है, वी ऑलवेज यूज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट दी ग्रैंड डेट, याद है। देन द ऑप्शन विल ओनली वेस्ट इफ सर्विस कंडीशन इज मेट, ठीक है। एम्प्लॉयज मस्ट रिमेन विद, ये सब बातें, और ये 90% वाली बात आपने बता दी। फिर ये देख लो, अकाउंटिंग का एक्सपेंस कैलकुलेशन, ये मैंने अभी आपको सिखाई थी, ठीक है। अब आते हैं डेफर टैक्स के ऊपर। तो देखो डेफर टैक्स के ऊपर इसने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई हुई है, मार्केट प्राइस, जो कि हकीकत में इस क्वेश्चन के साथ तो देखें तो फेयर वैल्यू है, सेकंड ईयर के एंड की, सेकंड या हर साल के एंड की लेंगे। लेस एक्सरसाइज प्राइस, तो वो $3 थी, ठीक है। आपने देखो क्लोजिंग, ये तुम्हारा जो है ना हकीकत में क्लोजिंग डेफर टैक्स, ये वो है भाई, क्लोजिंग डिडक्टेबल टीडी, 2 सालों का कंबाइंड डिडक्टेबल टीडी है, 2 सालों का कंबाइंड डिडक्टेबल टीडी है, हाँ हाँ। अब डिडक्टेबल टीडी को यहाँ बाकी और पढ़ लो, डिडक्टेबल टीडी को तुम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा क्लोजिंग डेफर टैक्स एसेट आ गया, हाँ। अब इसमें से आपने पिछले साल ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग बैलेंस निकाल रहा था, इस साल का टोटल डेफर टैक्स इतने से इंक्रीज हो रहा है, इस साल का टोटल डेफर टैक्स इतने से इंक्रीज हो रहा है, हाँ। अब बाकी इन्होंने ये वर्किंग कर दी है, देख लो, ये देख लो, देख लो, देख लो, इधर देखो, 3360 में से ये चेक करें, इधर देखें, नजर आ रहा है। क्यूमुलेटिव आपका शेयर ऑप्शन का एक्सपेंस अकाउंटिंग का ये है, और कितना P&L में मैच होना चाहिए, इसी का 25%, इसी का 25%, देखो 840 P&L में जाना चाहिए था, ठीक है। 840 तुम्हारा P&L में जाना चाहिए था, जबकि ऑलरेडी पिछले साल P&L में कितना गया है, 104, तो इस साल के P&L में 736 चला जाएगा। इस साल के P&L में मैंने यही काम मैंने टी अकाउंट से कराया है, मैंने यही काम टी अकाउंट से कराया, जो कि ज़्यादा आसान है, आपने इसी तरह पढ़ा हुआ है, ठीक है, राइट। और फिर एंड में इन्होंने बता दिया है कि देखो टोटल डेफर टैक्स 796 से बढ़ा था ना, ये देखो यहाँ, और 796 में से अगर आप 736 हटाते हो तो बाकी रिमेनिंग डायरेक्टली इक्विटी में जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इसकी पूरी एंट्रीज भी अभी बना दी है भाई, क्लियर एंट्रीज के साथ पूरा समझा दिया है क्यूमुलेटिव तुम्हारे सामने, और टी अकाउंट से पढ़ना आसान है, इसको टी अकाउंट से करना ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा लॉजिकल है, मेरा अपना एडवाइस तो यही है, आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल लेक्चर भी टी अकाउंट से ही दिया था। देखो बेटा, ये याद रहे कि ये रिवीजन डेज हैं, रिवीजन डेज में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें रिकॉल कर दें, लेकिन एक आपको नॉर्मल क्लास भी देख लेनी चाहिए थी, पहले आपने नॉर्मल क्लास में देखनी होती है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे इसमें भी समझ ही लेते हैं, ठीक है। अब अब मैं आपको एक और सवाल करा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले आईएएस की एक वर्डिंग्स पढ़ा दूँ, क्योंकि आईएएस की वो वर्डिंग्स ज़रा काम की हैं, देखें सुने। ये एक अलग, ये सवाल का सोल्यूशन नहीं है, एक अलग से आईएएस की वर्डिंग है। आपको पता है कि एसोसिएट के केस में, एसोसिएट याद है ना, जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता था, तो आप उसमें इक्विटी अकाउंटिंग करते थे, और इक्विटी अकाउंटिंग कैसे होती थी, यूँ करते थे, देखो आप लिखते थे COI, याद है, फिर ऐड करते थे ए कंपनी के पोस्ट प्रॉफिट्स का शेयर, ए कंपनी पोस्ट प्रॉफिट शेयर, ठीक है, ये करते थे, और आपके पास कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ जाती। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यार, आप लोग को एक और चीज़ याद होगी, सुनो, कि एसोसिएट के केस में कभी गुडविल आप कैलकुलेट नहीं करते थे, गुडविल कैलकुलेट नहीं करते थे, सही है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, मिलके सोचते हैं, सोचो जरा, सोचो इधर, ये दिमाग इसको सर्कुलेट करो, अगर कभी एसोसिएट के केस में गुडविल कैलकुलेट करने आ भी जाए, तो आपने सब्सिडरी के केस की गुडविल पढ़ी है, यूँ निकलेगी, देखो, तो उसकी गुडविल यूँ निकलेगी, COI लिखेंगे, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ ए कंपनी, सही है, और आप उसको 40% से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी, याद है। अब मैं तुम्हारे सामने एक केस रखता हूँ, मेरी तरफ देखो, लेटेस्ट से तुम्हारी COI है 10 रुपये, COI कितनी है, 10 रुपये, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये की, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है 20 रुपये की, और आपकी होल्डिंग है 40%, आपकी होल्डिंग कितनी है एसोसिएट में, 40%, तो 20 रुपये का 40% लिया,
वो आया 8 रुपये। अब आप ज़रा देखें आया, सुने, आपने ये 40% शेयर कितने में लिए थे? आपने ये 40% शेयर 10 रुपये में लिए थे, लेकिन इन्हीं 40% शेयर्स की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट सिर्फ 8 रुपये बन रही है। इसका मतलब आपने 2 रुपये की गुडविल पे की है। आपने 2 रुपये की गुडविल पे की है। अब ये गुडविल हम एसोसिएट के केस में अलग से नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि ये 2+8 उल्टा चढ़ो 2+8 बनता है 10। 2+8 उल्टा चढ़ो 2+8 बनता है 10, यानी इस सीओआई के अंदर ऑटोमेटिकली गुडविल शामिल है। इस सीओआई के अंदर ऑटोमेटिकली गुडविल शामिल है, और हम ये सीओआई तो दिखाते हैं ना। हम अपनी कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर ये सीओआई दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये गुडविल रिपोर्ट हो जाती है। ऑटोमेटिकली ये गुडविल रिपोर्ट हो जाती है। ऑटोमेटिकली ये गुडविल रिपोर्ट हो जाती है। ओके, तो इसीलिए गुडविल अलग से नहीं दिखाई जाती। लेकिन अब आईएएस की एक और रिक्वायरमेंट भी है भाई, एक और रिक्वायरमेंट भी है, सुनना। और ये मैंने पहले किसी पास्ट पेपर में कराई भी है। अगर आपने रिवीजन डे देखा है, मैंने लाजमी कराई, मुझे याद आता है। सुनो, वो यहाँ से पढ़ो, सुनो, पहले ये पढ़ लो, ये पहले ये पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। चलो मैं इसको इनलार्ज करता हूँ, चलो पढ़ो। पहले जो मैंने हाईलाइट किया उसको पढ़ लो भाई। देखो जान से पढ़ो, पेपर निकालना है, निकल जाता है ये पेपर, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। देखो उसने बोला है कि गुडविल हम अलग से नहीं दिखाएंगे। अब पढ़ो, देखो अब दूसरा केस। एंड एनी एक्सेस ऑफ द एंटिटीज शेयर्स ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टीज आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड एज ए इनकम in the determination of entities share of associate or joint venture profit and loss in the period in which it investment is acquired। भाई अब एक और केस है जिसको आप लोग बोलते थे नेगेटिव गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। देखो पॉजिटिव गुडविल तो नहीं दिखानी, ये तो पक्की बात हो गई। ये मैं आपको समझ लो, एक आईएएस पढ़ा रहा हूँ अभी, मैंने रोकी है क्लास थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर ऐसा केस होता, सीओआई 10 रुपये होती और ये होता, ठहरो इधर देखना, ये होता 30, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट होता 30, 30 का 40% बनता है, तो ये हो जाता है -2। सही है, यानी ये गेन ऑन बार्गेन परचेज हो जाता है ना, गेन ऑन बार्गेन परचेज, और वो एक इनकम होती है। तो ये इनकम अब आपने दिखानी है, इनकम होगी तो ये आपने दिखानी है, लाजमी दिखानी है। और ये कहाँ दिखाओगे आप? इधर देखो, सुनो, जिस तरह आप यहाँ ऐड करते हो ना, सुनो, ऐड ए कंपनीज पोस्ट प्रॉफिट, तो इसमें ऐड ये भी ऐड हो जाएगी, ऐड इनकम या गेन ऑन बार्गेन परचेज, ये 2 रुपये की, और फिर ये इस कैरिंग वैल्यू में अल्टीमेटली ऐड हो जाएगी। यानी इस 2 रुपये की एंट्री क्या बनेगी बताओ? इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। इस 2 रुपये की एंट्री ये बन जाएगी, देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। ओके, यानी आप इस बेनिफिट की, अल्टीमेटली भाई इन्वेस्टर का बेनिफिट है ना, तो इन्वेस्टर के बेनिफिट को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में रिफ्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव गुडविल आएगी तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शामिल है, वो ऑटोमेटिकली शामिल है सीओआई में, उसको अलग से नहीं दिखाना। आपने आज से पहले कभी भी नहीं दिखाई, जो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन अगर कभी नेगेटिव गुडविल या जिसको गेन ऑन बार्गेन परचेज बोलते हैं, तो उसकी ये एंट्री बनेगी, आईएएस की रिक्वायरमेंट है। मैंने आईएएस के ऑफिशियल वर्ड्स ये बड़ी वेबसाइट से उठा के आपके सामने रखे हैं, सही है। अगर चाहो तो मैं फिर उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, आईएएस के वर्ड्स को, मतलब ठहरो, ये वाले वर्ड्स हैं, ठहरो। ये देखो,
अच्छा अब देखो, ये तो मैंने आपको एक एसोसिएट की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया। अब मैं आपको अब मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है विच इज़ वेरी इजी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ देखें, एसिड की डेफिनेशन, ये इस सवाल में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एरिया भी है, आसान एरिया है, बिल्कुल मज़ेदार डिस्कशन है, यूं 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 समझा सकते हो आप। सुनो, सबसे पहले तो आप अपने एसिड की नई डेफिनेशन पढ़ो। एसिड की डेफिनेशन क्या है? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? इज समथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सही। अब ये एसिड की डेफिनेशन है, इसको एक बार चुपचाप पढ़ लो, मैं समझा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। अब जो अगला पार्ट था ना इसका, जरा सा उस पर तनकीदी पार्ट है, यानी इस पर डिस्कशन करने वाला पार्ट है। ये देखो, देखें वर्डिंग 4 मार्क का है, वर्डिंग सुने और दिल से पढ़ें यार प्लीज। क्रिटिकली डिस्कस वेदर द डेफर्ड टैक्स बैलेंस recognized in relation to the share option scheme reflects the definitions of elements provided in the conceptual framework for financial reporting। कह रहा है भाई, ये जो तुम डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर रहे हो ना, ये तो आप बुक, क्या ये फ्रेमवर्क की ऑफिशियल डेफिनेशन के साथ ये एसेट मैच करता है? क्या फ्रेमवर्क की ऑफिशियल डेफिनेशन के साथ ये एसेट मैच करता है? हाँ। अब आप यहाँ पर बहुत प्यार से बात करोगे भाई, बदमाशी नहीं करनी, बहुत मोहब्बत से आप बोलोगे। आपने पहले तो बताया कि भाई ये मेरी तरफ देख लें, भाई एसेट की डेफिनेशन बताइए, नहीं वो चीज़ जिससे पोटेंशियली बेनिफिट हो, मैंने भी पढ़ा था। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर इस केस को डिस्कस करो। इस केस में हमने अकाउंट, मेरी तरफ देखें, हमने अकाउंटिंग का एक्सपेंस आज बुक किया था, कर लिया। हम टैक्स वालों के पास गए, हमने कहा प्लीज़ आप भी हमें ये एक्सपेंस अलाउ कर दो। उसने कहा नहीं, अभी मैं अलाउ नहीं करूँगा, अभी मैं अलाउ नहीं करूँगा, मैं आपको अलाउ करूँगा फ्यूचर में। अभी मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा, मैं आपको अलाउ करूँगा फ्यूचर में। राइट, ओके, पक्का। जब मैं आपको अलाउ करूँगा फ्यूचर में, मेरी तरफ देखें, अलाउ करूँगा फ्यूचर में, तो मैंने कहा आप फ्यूचर में कब अलाउ करोगे? तो उसने बोला फ्यूचर में तब अलाउ करूँगा, सुकून से सुने, जब आप असली में एम्प्लॉय को शेयर्स दोगे, जब एम्प्लॉय उस शेयर को एक्साइज करेगा। एम्प्लॉय उस शेयर को एक्साइज करेगा यानी आप जब बेनिफिट ट्रांसफर करोगे। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट भी कराई थी। तो अब आप जरा सोचो, हमें फायदा तब होगा, अलाउड एक्सपेंस टैक्स वाला तब देगा फ्यूचर में, जब फ्यूचर में एम्प्लॉय उसे एक्साइज करेगा। और एक्साइज करने का मतलब, मैंने अपने एम्प्लॉय को एक महंगा शेयर सस्ते में दे दिया, महंगा शेयर सस्ते में दे दिया तो एक बेनिफिट दे दिया ना। और मेरी तरफ से बेनिफिट का मतलब, यानी जो भी मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, एम्प्लॉय का तो फायदा है, लेकिन मेरा एक्सपेंस है। मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा उस वक्त मैं आपको असली एक्सपेंस अलाउ कर दूंगा। और जब टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेंस अलाउ करेगा तो मेरे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो मेरा टैक्स बचेगा, वो फायदा है। मेरा टैक्स बचेगा, ये मेरा फायदा है। तो मैंने ये बात समझा दी फ्रेमवर्क को कि भाई मुझे फ्यूचर में फायदा होने का है। अब उसने मुझे बोला कि क्या ये फायदा यकीनी है? मैंने कहा नहीं, इसमें एक मसला हो सकता है। सुनो, अगर फ्यूचर में अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, मेरी बात सुने, फ्यूचर में अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, फॉर एग्जांपल देखो इस सवाल में इंट्रिंसिक वैल्यू थी, प्लीज अब गौर से सुनना, इंट्रिंसिक वैल्यू थी, नहीं सॉरी, इस सवाल में एक्सरसाइज प्राइस थी 8.5। ठीक है, यानी मेरे एम्प्लॉयज ने मुझे कहा था हम आपसे 8.5 में शेयर खरीदेंगे। ठीक है, अब जरा सोचो, जिस दिन ये एक्साइज करने का दिन आया, उस दिन अगर शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस ही सिर्फ 5 रुपये हो गई, उस दिन मार्केट में, बाजार में, स्टॉक मार्केट में ही शेयर 5 रुपये का हो गया, तो मेरे एम्प्लॉय मेरे से थोड़ी लेंगे। फिर मेरे एम्प्लॉय बोलेंगे हमें नीचे ये भाई भागो छोड़ो। तो इसका मतलब ऐसी सूरत हाल में एम्प्लॉय एक्साइज ही नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज एक्साइज ही नहीं करेंगे। और जब एम्प्लॉय एक्साइज ही नहीं करेंगे तो मैं उनको कोई शेयर्स दूंगा ही नहीं। तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट भी मुझे कोई बेनिफिट अलाउ नहीं करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट भी मुझे कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल में मुझे कोई फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, बस ये आपने डिस्कस करना है कि भाई इस एसेट की कंफर्मेशन नहीं है, तो फ्रेमवर्क के हिसाब से ये कोई सही एसेट नहीं है, यानी फ्रेमवर्क इसको इतना अच्छा एसेट नहीं मानता। बस ये तनकीद करनी, बस ये तनकीद करनी, नहीं समझे तुम लोग? मैं फिर रीड करवाता हूँ, चलो आ जाओ, यहाँ देखो, ये आपने एसिड की डेफिनेशन पे डिस्कशन की यहाँ तक।
The share option scheme can bring benefit because if managers exercise their options, Edison's taxable profit will reduce. सीधी बात है, फ्यूचर में जब टैक्स एक्सपेंस अलाउ होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. अब पढ़ो. This would lead to lower tax payments in the future. ये फायदा है, ठीक है. However, tax savings can only happen if अगर manager actually exercises the options जो मैंने बताया था. If they don't, example the market price is lower than the excise price. अगर स्टॉक मार्केट ही क्रैश हो गई, then no tax relief is received, right? So at 31st December X7 there is uncertainty. देखा uncertainty है ना, confirmation नहीं है. Edison does not have guaranteed access. कोई guarantee नहीं है भाई, guarantee नहीं है. The benefit depends on the future events. ठीक है, the manager action and the share price. These events outside Edison's control. देखो किस तरह बात कर रहे हैं. Also, Edison has not yet gained control over this potential benefit because the option have not been exercised. Edison cannot yet use or direct the tax benefit. Therefore, it is questionable whether the deferred tax asset truly meets the definition. देखा एंड में आपने कैसी पॉलिटिकल बात की कि भाई ये इतना फ्रेमवर्क के हिसाब से मज़ेदार एसेट नहीं है. इट इज़ क्वेश्चनेबल दैट वेदर द deferred tax asset truly meets the definition of an asset. ये बात देख लो, मैंने अब आपको समझा दिया है, देख लो इसको आराम से, देख लीजिए आराम से. ओके, अब हम मूव करेंगे अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर एंड दैट इज अबाउट, अब सिर्फ अपने हाथ में कैलकुलेट रखना, बात समझ जाओगे. ये जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, ये उससे लिंक्ड है. ऑन 1 सितंबर X7 एडिसन एक्वाइर्ड 40% शेयर होल्डिंग. 40% का मतलब देख लो, सोचो. 40% मतलब ये है कि हमारी होल्डिंग यानी 50 से कम है, वही यानी एसोसिएट वाली गेम है, ठीक है. इन लप्टन फॉर 13.9 मिलियन. ये मेरी सीओआई. अब कैलकुलेटर अपना हाथ में रखो, सही है, कैलकुलेटर हाथ में रखो, यूं समझ जाओगे. ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ लिप्टन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट वाज 38 मिलियन. चलो अभी अभी चेक करते हैं. 38 मिलियन को आप जरा 38 मिलियन को आप ज़रा 40% से मल्टीप्लाई करके देखो. 38 मिलियन को 40% से मल्टीप्लाई करके देखो. 15.2. 15.2. अब देख लो वही वाला केस है. आपकी सीओआई कम है, सीओआई कम है और ये ज़्यादा है. देखो फेयर वैल्यू ऑफ नेट से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव गुडविल आ रही है. सोचो ना, गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है. गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है, कितने का आ रहा है बताएं. ये आ रहा होगा 0.11 यानी 1.3 का आ रहा होगा. 1.3 का गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है जो कि हमारी इनकम होगी, जो कि हमारी इनकम होगी. मैंने अभी आपको सिखाई थी, जो कि हमारी इनकम होगी और ये इनकम स्टेटमेंट में बुक होगी, ठीक है. याद रखना ये एक एक्स्ट्रा चीज थी, बाकी अब पूरा सवाल नॉर्मल. विच वॉज इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ लिप्टन्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एडिसन हैज रिप्रेजेंटेशन ऑन लिप्टन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देखा आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड हैज डिटरमिन्ड दैट लिप्टन इज एन एसोसिएट. Edison participates in operating and financing decisions about Lipton but does not determine the company's dividend policy. Company's dividend policy, right? Right? देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं. डिविडेंड पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं है. डिविडेंड वो ऑब्वियसली बात है, जिसका कंट्रोल होता है उसके हाथ में होती है, ठीक है. इन द ईयर एंडेड 31st December X7 लेप्टन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5. पूरे साल का प्रॉफिट 5.1 मिलियन. लेकिन हमने कब एक्वायर की थी, 1 सितंबर को हमने शेयर लिए थे. तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 4 महीने. सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 4 महीने.
एंड हैड नो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ये 12 महीने का प्रॉफिट है, 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, तो इसको अपॉर्शन भी करना होगा। द रेलिवेंट टैक्स रेट, अब ये अलग से, ये बड़ा स्पेशल काम है। द रेलिवेंट टैक्स रेट इज 25%। इफ एडिसन डिस्पोजेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन लिप्टन, it will receive a tax reduction equal to 13.9 million of the purchase cost। बेफिक्र हो जाओ, ये मैं आपको पूरा डेफर टैक्स वाला सीन समझा दूंगा। सबसे पहले तो आप सामने यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ सामने देखिए, करना क्या है आपने, यहाँ देखो, आपकी COI है 13.9 मिलियन, ठीक है। आप ऐड करेंगे, इधर देखो, मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ, कोई फजूल बात नहीं करूंगा। ऐड पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट था 5.1 मिलियन 12 महीने का, पोस्ट प्रॉफिट था 5.1 मिलियन 12 महीने का, लेकिन हमारे पास कौन कौन से महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। भाई हमने सितंबर में एक्वायर किया है, हमने सितंबर में शेयर्स खरीदे और ईयर एंड दिसंबर में, तो 4 महीने का प्रॉफिट लेंगे, तो इंटू 4/12 करा। और बताओ हमारी होल्डिंग कितनी है भाई, 40%। तो ये बताओ 4 महीने का प्रॉफिट इसमें कैसे ऐड होगा। ये 0.68, ये 0.68 आ गया, सही है। ओके, अब मुझे बताओ, एक गेन ऑन बार्गेन परचेज भी था, एक गेन ऑन बार्गेन परचेज भी था, अगर आप लोगों को याद हो, और वो क्या था, COI 13.9 थी, याद है, और वो था मेरे ख्याल से, ठहरो, 15.2 था, हाँ वो 15.2 था, वो था 15.2। तो दोनों का अगर फर्क लो ना, वो था 1.3, वो इसमें ऐड हो जाएगा, 1.3 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब आपके पास ये 15.88 आपके पास आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ओके, ये आपने सिंपल सिंपल अकाउंट, ये एक सिंपल समझाना, ये बेकार सी रिक्वायरमेंट है यार, बहुत बेबी रिक्वायरमेंट है। इसके मार्क्स टोटल, ये 6 मार्क की रिक्वायरमेंट है ना, समझ लो इसके 2 मार्क होंगे, इसके 2 मार्क्स होंगे, इसकी अकाउंटिंग के रिक्वायरमेंट के सिर्फ 2 मार्क्स होंगे, सही, समझ गए। अब मैं असल चीज आता हूँ डेफर टैक्स पे, भाई जरा जानदार होकर बैठो, डेफर टैक्स पे आता हूँ, सुनो। आप लोग को अगर याद हो, मैंने डेफर टैक्स पढ़ाते वक्त, आपने कहीं कहीं से ही पढ़ा हुआ है, डेफर टैक्स पढ़ाते वक्त एक एक्सेप्शन पढ़ाई जाती है, यू कैन बट यू वॉन्ट। ये मैं एक चीज़ पढ़ाता हूँ, मैं अब थोड़ी देर इस पर टाइम लूँगा। यू कैन बट यू वॉन्ट, मुझे देखो असल मकसद मेरा समझाना है, टाइपिंग सब हुई है, असल समझाता हूँ। यू कैन बट यू वॉन्ट, ये एक स्पेशल चीज़ है आपके कोर्स के अंदर, कभी कभार आ जाती है, मैंने एक बार समझाई भी है, मुझे याद है। देखो बेटा, ये पेरेंट है और ये मेरी सब्सिडरी है, सही है। अब मेरी तरफ पहले देखें, हम करते क्या है, पहले सब्सिडरी को क्या समझाता हूँ। पेरेंट और सब्सिडरी को एडिंग टुगेदर कर देते हैं, यानी पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी की पूरी इनकम स्टेटमेंट, सोचो, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी की पूरी इनकम स्टेटमेंट को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, यानी उसकी इनकम को अपनी इनकम बना लेती है, उसकी इनकम को अपनी बुक्स में दिखा देती है, सही है। तो अब अगर आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखें, तो उसमें पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स तो, यानी कंबाइंड प्रॉफिट्स तो बड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए, टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए, आपने कहा यार मैंने जो इनकम बुक कर ली है, दूसरे इदारे की इनकम अपने पास बुक कर ली है सब्सिडरी की, क्या इस पर मुझे कोई टैक्स देना है एक्स्ट्रा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो नहीं देना, लेकिन हाँ, आने वाले कल में जब तुम इस सब्सिडरी से डिविडेंड इनकम निकलवाओगे ना, डिविडेंड निकलवाओगे, इन्हीं प्रॉफिट्स को डिविडेंड में कन्वर्ट करके निकलवाओगे, तब हम टैक्स लेंगे, तब हम टैक्स लेंगे। तो इसका मतलब फ्यूचर में मुझे टैक्स देना है ना, इसका मतलब फ्यूचर में मुझे टैक्स देना है, फ्यूचर में मुझे टैक्स देना है, हाँ, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल टीडी, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल टीडी, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल टीडी, हाँ, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल टीडी। बात समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि फ्यूचर में मुझे टैक्स देना है तो टैक्सेबल टीडी होगा, और डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक कर लो। लेकिन अब इसकी एक्सेप्शन बना दो, मैंने टैक्स डिपार्टमेंट को बोला कि भाई आपने टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे पहले बोला कि हम टैक्स फ्यूचर में तब लेंगे जब वहां से डिविडेंड निकलेंगे, तो मैंने कहा डिविडेंड निकलवाना मेरे बस में है, मैं पेरेंट हूँ, डिविडेंड निकलवाना मेरे बस में है, और मैं वादा करता हूँ मैं फ्यूचर में डिविडेंड नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि मेरे कंट्रोल में, और कोई निकलवा ही नहीं सकता, पेरेंट कंपनी बटन दबाएगी तो डिविडेंड निकलेगा ना यार।
तो बोला मैं मेरे कंट्रोल में, यू कैन, देखें वर्ड सुने, यू कैन, मेरे काबिलियत है, मेरे कंट्रोल में है, मैं निकलवा सकता हूँ, बट यू वॉन्ट, मैं नहीं निकलवाऊंगा, मैं नहीं निकलवाऊंगा। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा क्या एविडेंस है, आपने कहा पास प्रैक्टिस देख लो, पास प्रैक्टिस देख लो। ऑडिट के अंदर पास प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऑडिट के अंदर पास प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में जब ये आ जाए ना, यू कैन बट यू वॉन्ट, यानी डिविडेंड पॉलिसी आपके कंट्रोल में है और आप फ्यूचर में नहीं निकलवाओगे, तो आप डेफर टैक्स बुक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कोई टैक्स होगा ही नहीं। तो ये वही वाला केस बन जाएगा, अभी नहीं और कभी भी नहीं। फिर ये टेम्पररी डिफरेंस नहीं रहेगा, फिर ये परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा, फिर ये नॉन टेम्पररी डिफरेंस बन जाएगा। हाँ, तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमारे कोर्स में हमने पढ़ी हुई है, ये एक एक्सेप्शन चीज़ है, एक्सेप्शनल चीज़ है, और इसका नाम क्या है, यू कैन। अच्छा, मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ, ये मैंने सफ़र करके सीखा है, ट्रैवल करके सीखा है। शायद मैंने पहले दी होगी तो आपके लिए दूसरी बार हो जाएगी, लेकिन सुन लो। आपको पता है पूरे अमेरिका का, कॉर्पोरेट अमेरिका का पैसा कहाँ पड़ा है? कॉर्पोरेट अमेरिका का पैसा कहाँ पड़ा है? वो इनका कौन सा मुल्क है जिसका इनका बॉर्डर शेयर होता है, जहाँ ड्रग्स भी बहुत है? क्या नाम है उस कंट्री का? नाम मेरे जहन से निकल रहा है यार, क्या नाम है जिसके पास उसका बॉर्डर शेयर होता है, जहां से सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी बहुत कुछ करा था? क्या नाम है उसका? जी हाँ, मैक्सिको, मैक्सिको, जिस पे बहुत सारे सीजन्स वगैरह भी आ चुके हैं। तो अब देखो, कॉर्पोरेट अमेरिका अपना पैसा रखता है मैक्सिको में, क्योंकि अमेरिका में टैक्स रेट हाई है और मैक्सिको का टैक्स रेट बहुत कम है, तो लोगों ने अपनी कंपनीज मैक्सिको में फॉर्म की हुई है, राइट? ओके, बात समझ रहे हो? तो अब लोग उस कंपनी से डिविडेंड निकालते ही नहीं है, उसी कंपनी के अंदर अपनी वेल्थ जमा कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स बहुत कम है और अमेरिका में टैक्स हाई है। फिर जब कई साल गुजर जाते हैं ना, तो अमेरिकन गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडे देती है, बोला अपना पैसा निकाल के ले आओ, हम आपको टैक्स माफ कर रहे हैं, कुछ इस तरह होता है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आप ऐसी सब्सिडरीज में पैसे रखते हो, निकालते ही नहीं हो, राइट? ओके, डिविडेंड की फॉर्म में। तो अब याद रखना, यू कैन बट यू, एक्सेप्शन तब अप्लाई होगी जो मैंने एक्सेप्शन बताई, जब ये होगा यू कैन, यानी डिविडेंड निकालने की सलाहियत हमारे हाथ में होगी पेरेंट के। जबकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो साफ साफ पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा जान लगा दो, एंड है बस। यहाँ साफ लिखा हुआ है, लिप्टन डज नॉट डिटर्मिन द कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी। ये बहुत अहम लाइन है। इस बार हम एसोसिएट के केस में हमारे पास डिविडेंड का पावर नहीं है, हमारे पास डिविडेंड का पावर नहीं है। डिविडेंड डिसाइड करना हमारे हाथ में नहीं है, डिविडेंड निकलवाना। तो अब देखो, ये वाली एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी, ये वाली एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी, यानी अब क्या होगा, देखो सुनो, आराम से सुनो। मैंने एसोसिएट मेरी तरफ देखो, मैंने एसोसिएट कंपनी की डिविडेंड, एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपनी इनकम स्टेटमेंट में बुक कर लिया, ये कर रहा ना, देखो। एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इक्विटी अकाउंटिंग क्या होती है? आप दूसरे इदारे की इनकम को अपनी इनकम बुक कर लेते हो, इक्विटी अकाउंटिंग यही तो होती है। आप एसोसिएट की इनकम को अपनी इनकम बुक कर लेते हो, मल्टीप्लाई बाय योर शेयर। तो आपने जब दूसरे इदारे की इनकम अपने पास इनकम बुक की, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़े, तो आप टैक्स वाले के पास गए, आपने कहा ये लो टैक्स, तो टैक्स वाले ने कहा अभी मुझे टैक्स नहीं चाहिए, मैं टैक्स तब लूंगा जब तुम आने वाले कल में यही प्रॉफिट्स डिविडेंड की फॉर्म में निकलवाओगे। तो आपने कहा भाई अभी तो मैंने नहीं निकलवाया, आने वाले कल में जब वो कंपनी डिविडेंड देगी तो फिर मैं टैक्स पे कर दूंगा। तो इसका मतलब मुझे फ्यूचर में टैक्स देना है, और इस बार देना होगा, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में। तो वो जब भी बटन दबाएगा और डिविडेंड निकलेंगे, तो मुझे फ्यूचर में टैक्स देना होगा ना। तो इसका मतलब इन प्रॉफिट्स पे फ्यूचर में टैक्स देना है, तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आज ही डेफर टैक्स बुक होगा और डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक होगी, DTL बुक होगा, क्योंकि फ्यूचर में मुझे टैक्स देना है। तो इस सवाल में ये वाली एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। अगर एक्सेप्शन अप्लाई हो जाती, प्लीज सुने, तो फिर डेफर फिर वो परमानेंट डिफरेंस बन जाता, और वो एक्सेप्शन ये है, यू कैन बट यू वॉन्ट, याद रखना। तो अब देखें, जो हमने बात की है ना, वो देख लो इसमें। मैंने आपको सिंपल समझा तो दिया है, देख लो इधर, सिंपल, बहुत सिंपल। लिप्टन इज एन एसोसिएट, ये इसका, इट इज अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग होकर बैठो, इजीली समझोगे, अब बता दिया है। ये इसकी कॉस्ट है, COI है, और हम इसमें ऐड कर लेंगे इसका प्रॉफिट शेयर। अब ये इस सवाल की वो बात थी जो मैंने IAS की वर्डिंग्स आज आपको पढ़ाई है। द कॉस्ट वॉज लोअर देन द शेयर ऑफ लिप्टन्स नेट एसेट्स। हाँ, सो द डिफरेंस इज एडेड टू एडिसन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज इनकम। देख लो, यही हमने किया था। ये 680 का प्रॉफिट था और ये 1300 की वो था, याद है ना? 1300 का मतलब 1.3, मैंने 1.3 लिया था। तो कुल मिला के आपने ये टोटल 1980 ऐड करना था। और जब 1980 आप ऐड करोगे ना, देखो 13.9 में
13.9 में 1.98 ऐड करोगे तो वही 15.88 आ जाएगा। यानी कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो मैंने आपको निकलवाई थी वो यही थी 15.88, अभी निकलवाई थी ना। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 15.88 निकलवाई थी, याद है? हाँ। अब द प्रॉफिट शेयर ऑफ 1.98 मिलियन इज शोन, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बताओ अकाउंटिंग की दुनिया में ये देख लो, आपको याद है ये यूं करके थे कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस और टीडी। कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस और टीडी याद है, ये इस तरह भी तो पढ़ते थे ना आप। तो अकाउंटिंग की दुनिया में कैरिंग वैल्यू हो गई है 15.88। ये देखो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो कि एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो कि एक एसेट है, अकाउंटिंग की दुनिया में ये वैल्यू है। टैक्स वाला इसको आज भी कॉस्ट पे मानता है, देखो ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, टैक्स वाले की नज़र में आज भी ये कॉस्ट पे ही है। तो अब देखो कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है। एसेट का केस है, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है, तो ये टैक्सेबल टीडी आ जाएगा। कितना फ़र्क होगा? 1.98 मिलियन का टैक्सेबल टीडी आ जाएगा। और टैक्सेबल टीडी पे आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, ये रहा इसका आगे का ट्रीटमेंट। सही है, चेक कर लो। ओके, अब आया इसका डेफर टैक्स, इसका वो आया फ्रेमवर्क, इसका भी फ्रेमवर्क है। अब ये आपसे पूछेंगे क्या फ्रेमवर्क की नज़र में ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी सही है? देखो सुनो, क्रिटिकली डिस्कस वेदर द डेफ, 3 मार्क का है, बहुत ईजी है ये। वेदर द डेफर टैक्स बैलेंस रिकग्नाइज इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट इन लिप्टन्स रिफ्लेक्ट द डेफिनेशन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब देखो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट राइट नाउ आप ऑब्लाइज हो कि आपने फ्यूचर में कुछ रिसोर्सेज ट्रांसफर करनी है, दैट इज योर लाइबिलिटी। सुनो सुनो एक, इस बार ये जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी थी ये क्या थी? आपने मेरी तरफ देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपने जो अगर किसी ने कुछ मिस कर दिया वो फिर समझ ले। आपने एसोसिएट कंपनी की इनकम अपने पास बुक कर ली थी, आपने एसोसिएट कंपनी के प्रॉफिट का शेयर अपने पास बुक किया, एक इनकम बुक की। आप टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए, टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए, आपने कहा ये लो टैक्स, उसने कहा अभी टैक्स नहीं चाहिए। आपने कहा कब लोगे टैक्स? उसने बोला जब आप फ्यूचर में डिविडेंड इनकम निकलवाओगे। तो आपने कहा डिविडेंड मेरे हाथ में नहीं है, जब वो देंगे, वो कंपनी देगी, उसकी मैनेजमेंट देगी। तो उसने कहा ठीक है, तो फ्यूचर में टैक्स दे देना। तो इसका मतलब फ्यूचर में जब डिविडेंड निकलेगा तो टैक्स देना है। तो इस बेसिस पर मैंने डेफर टैक्स लाइबिलिटी बुक कर ली, इस बेसिस पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी बुक कर ली कि फ्यूचर में वो कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो मुझे टैक्स देना होगा, मुझे टैक्स देना होगा। राइट, ओके। अब आप मुझे बताओ, ये जो मैंने लाइबिलिटी अकाउंटिंग की दुनिया में तो मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू बुक कर ली, लेकिन जरा सोचो अगर फ्यूचर में उस मैनेजमेंट ने डिविडेंड दिया ही नहीं, मैनेजमेंट ने डिविडेंड दिया ही नहीं, तो फिर तो लाइबिलिटी नहीं है ना। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी मौजूद है ना इस लाइबिलिटी के अंदर भी, अनसर्ट ये कंफर्मेशन तो नहीं हुई ना। भाई अकाउंटिंग की दुनिया वाली कंफर्मेशन तब होती है, मेरी तरफ देखें, कि जब सामने वाली कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। सामने वाली कंपनी जिसके मैंने शेयर दिए वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, तो जैसे ही वो डिक्लेयर करेगी, जैसे ही वो डिक्लेयर करेगी तो ऐसी सूरत हाल में फिर मुझे मिलना ही मिलना है और फिर मुझे टैक्स देना ही देना है। हाँ, दिमाग चल रहा है? तो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब कंफर्मेशन तो नहीं है। तो अब आप इस पे ये वाली तनकीद करोगे, ये वाली लाइन की तनकीद करोगे। अच्छा एक चीज़ मैंने अभी पिछले वाले फ्रेमवर्क के अंदर नहीं बताया, बता रहा हूँ, सुनो। आपने ऊपर जो फ्रेमवर्क का जो सवाल अभी मैंने कराया था, अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी डेफर टैक्स एसेट की, सुनना प्लीज़, इंपॉर्टेंट बात है। उसमें हमने एंड में कंक्लूजन ये दिया था ना कि डेफर टैक्स एसेट फ्रेमवर्क के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग की दुनिया में आप डेफर टैक्स एसेट बुक कर रहे हो। हाँ, क्योंकि एक उसूल सुनो, कभी भी आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और फ्रेमवर्क का क्लैश होगा, आईएएस विल प्रीवेल, आईएएस विल प्रीवेल। आईएएस आईएफआरएस की कोई बात लिखी हुई और फ्रेमवर्क की एक बात लिखी हो, आपस में टकराएंगी तो आईएएस आईएफआरएस विल प्रीवेल। हाँ, ये आपने आईएएस 20 गवर्नमेंट ग्रांट में भी देखा था, क्योंकि आईएएस 20 में अगर याद हो
तो उसमें जो डेफर्ड इनकम की लायबिलिटी आप बुक करते थे, डेफर्ड इनकम की लायबिलिटी आज आप बुक करते थे ना, वो डेफर्ड इनकम की लायबिलिटी, वो डेफर्ड इनकम की लायबिलिटी, मेरी बात सुने, वो डेफर्ड इनकम की लायबिलिटी भी फ्रेमवर्क की लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट नहीं करती, वो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बुक होती थी। लेकिन हाँ, फिर भी IAS 20 में है, और IAS 20 में वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में और IAS में क्लैश होगा तो IAS विल प्रीवेल। अब जो मैंने बातें बताई ये 3 मार्क की देख लो, ये रही, चलो पढ़ो। एडिसन्स नीड टू रिकॉग्नाइज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये तो IAS कहता है ना, ये तो IAS के हिसाब से, ठीक है। अ लायबिलिटी मींस प्रेजेंट ऑफ ये फ्रेमवर्क की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ an obligation is a duty or that an entity has no practical ability to avoid। देखो वो चीज़ होती है जो अवॉइडेबल ही ना हो, हर हाल में देनी है, जबकि इसमें हर हाल में नहीं देना। एडिसन विल ओनली हैव टू पे टैक्स इफ लप्टन पेज डिविडेंड्स, वही कहानी जो मैंने सुनाई थी वही लिखी हुई है, विच वुड रिवर्स द टेम्पररी डिफरेंस। To pay the tax equal to full deferred tax liability recognized, Lupton would need to distribute all its profits since 1st September X7। बट देर इज नो इंडिकेशन, अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं बाद में हो ना हो। तो एट 31 दिसंबर X7 कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है, नो पास्ट इवेंट इज अकर्ड। इसका मतलब वो जो IAS 12, एक मिनट, जो IAS 12 के थ्रू हम डेफर टैक्स बुक कर रहे हैं वो मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू बुक करते हैं। तो वो किसके थ्रू बुक करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से बुक करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो अब देखो यहाँ फ्रेमवर्क के हिसाब से लाइबिलिटी नहीं है, आपने इसको क्रिटिसाइज किया है, आपने इसे क्रिटिसाइज किया है, और ऐसे हमारी अकाउंटिंग में बहुत सारे क्लैशेस हैं। IAS के अल्फाज में और फ्रेमवर्क की चीज़ों में आपस में क्लैश है, और इसको डिस्कस करना ही एक कला है, एक अकाउंटेंट की, एक पढ़े लिखे आदमी की, इस SBR स्ट्रेटेजिक लेवल के बंदे की ये कला है भाई, राइट। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, एंडिंग डेज है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत तरीके से इस पर बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सीखने वाली क्लास थी, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ठीक है। और अगर अच्छी लगी क्लास तो कमेंट भी कर दें। थैंक यू।